एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किससे संबंधित है? तो सीटेट के एग्जाम में जो हमारे पास सोशल साइंस खंड है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक विज्ञान खंड है, उसमें प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 से 8 के लिए जो है, उसमें जो ज्योग्राफी विषय से संबंधित प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के किस विषय, ध्यान रखें, ज्योग्राफी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन यहाँ चल रहा है। तो इससे पहले हमने कई सारे प्रश्नों पर चर्चा की है और इन प्रश्नों के बारे में हमने जानने और समझने की कोशिश की है। ये देखते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? हमारे पास ऑप्शन है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। दूसरा, ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तीसरा, इसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। और डी है, इसके आकार को भूआब कहा जाता है। हमारे पास ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न है ये सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए, आपने इससे पहले हमने जो जिन भी टॉपिक्स पर चर्चा की है, जिन जिन टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए उन पर हमने चर्चा की है, तो उसमें हमने उल्का पिंड के बारे में भी पढ़ा था। अब उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड के बारे में हमने समझा था कि उल्का पिंड वे छोटे छोटे, या कह सकते हैं वे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। उल्का पिंड के बारे में यह भी कहा जाता है अमूमन कि उल्का पिंड चारों ओर परिक्रमा करते करते ऐसा भी कई बार देखा गया कि वो पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। कुछ उल्कापिंड इस दूरी को कवर करने में वायु के साथ घर्षण होने के क्रम में खत्म हो जाते हैं जलकर, और कुछ उल्कापिंड मान लीजिए यदि पृथ्वी पर गिरते भी हैं तो क्या करते हैं, उनसे गड्ढा आदि हो सकता है। तो उल्कापिंड के बारे में जब भी पूछा जाए तो एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या कि उल्कापिंड वह पिंड है जो एक तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और दूसरी बात ये सूर्य की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पत्थर के टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वही उल्का पिंड कहलाते हैं। आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन की बात देखें कि ऑप्शन में जो हमारा पहला ऑप्शन है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यही कथन उल्का पिंड के बारे में सही है। दूसरा कथन क्या है, ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो हमने ये किसके बारे में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था क्षुद्र ग्रह के बारे में, है ना, एस्ट्रॉइड के बारे में हमने पढ़ा था कि क्षुद्र ग्रह वे ग्रह होते, वह ग्रह कह सकते हैं उन्हें हम, जो कि क्या होते हैं, ग्रह के ही भाग होते हैं। ग्रह में जब बहुत विस्फोट होता है तो उससे छोटे छोटे अन्य जो क्षुद्र ग्रह निकलते हैं वे होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो दूसरा कथन है वो किसके बारे में है, यह क्षुद्र ग्रह के बारे में है, ना कि उल्का पिंड के बारे में। ठीक, फिर तीसरा कथन है, इसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। तो ऊष्मा प्रकाश किसके पास होती है? हमने इसके बारे में पढ़ा था ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, माफ कीजिएगा, तारों के बारे में, क्योंकि तारों के पास, ये तारे वे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, इसके आकार को भूआब कहा जाता है। दरअसल उल्का पिंड के आकार को भूआब नहीं कहा जाता, दरअसल भूआब कहा जाता है, हमने क्या देखा है कि जो पृथ्वी है वह कहां पर, ध्रुवों पर चपटी है, कुछ इस तरीके से, है ना, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ऐसा कुछ आकार है पृथ्वी का। तो ध्रुवों पर चपटी होने के कारण जो आकार यह मिल रहा है इसे ही कहा जाता है भूआब। ध्यान रखिए, ठीक है, भूआब, इसे ही क्या कहा जाता है, भूआब। और ये कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस वजह से जो आकृति बनी, जो जिस आकार का निर्माण हुआ उसे भूआब कहते हैं। तो ये उल्का पिंड के बारे में नहीं है। तो उल्का पिंड के बारे में कौन सा कथन सही है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? हमारे पास ऑप्शन है शुभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल। और यह प्रश्न भी सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए क्या कहा जा रहा है, वर्षा और कोहरा
ये घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? देखिए, जब हमने वायुमंडल की परतों के संदर्भ में समझा था, उसके बारे में जब हमने चर्चा की थी, वायुमंडल की परतों के बारे में यदि आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम पर ही एक पूरा एपिसोड मिल जाएगा वायुमंडल की परतों के संदर्भ में, जिसमें एक एपिसोड पे हमने वायुमंडल की तापीय प्रभाव के आधार पर जो परत है उनके बारे में चर्चा की है, और एक एपिसोड में हमने रासायनिक आधार पर भी वायुमंडल की परतों पर चर्चा की है। ठीक है, तो आप जाकर उसे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए, वायुमंडल के जब हम इन परतों की बात करते हैं तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर की जो परत होती है, यहां पर वायु की निचली परत जो होती है उसमें इस परत की आधार पर वायु में घर्षण उत्पन्न होता है। सबसे निचली परत की वजह से वायु में क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल की यदि हम पूरी परत की बात करें, लगभग 20 किलोमीटर माना जाता है इसे, कई जगह आपको ये 20 किलोमीटर मिलेगा। तो लगभग 20 किलोमीटर क्षोभ मंडल में वायुमंडल की वह सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जहां पर वर्षा या कह सकते हैं जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वे घटित होती हैं। तो मौसम से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वर्षा हो, चाहे कोहरा हो, चाहे ओलावृष्टि हो या कुछ भी हो, वह कहां पर घटित होगी? वह घटित होगी क्षोभ मंडल में, निचली परत में। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर टेम्परेचर क्या होगा? लगातार परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है। तो क्षोभ मंडल को ध्यान रखिएगा, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर विक्षोभ भी उत्पन्न होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। और ये परिवर्तन क्यों होता रहता है? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता रहता है, यहां पर अन्य जो मौसमी दशाएं हैं उनमें भी बदलाव होता रहता है, यहां पर वायु में भी परिवर्तन होता है, ताप के साथ साथ दाब में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि क्षोभ मंडल में मौसमी दशाओं की बदलाव का प्रभाव पड़ता है, इस वजह से जो वर्षा और कोहरा जैसी जो घटनाएं देखने को मिलती हैं वह वायुमंडल की किस परत में देखने को मिलती हैं? क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है, अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं। दूसरा है, ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफी अंदर यानी दोनों जगहों में मौजूद होते हैं। तीसरा कथन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। सही विकल्प को चुनिए, जिसमें आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जिसमें क्रमशः 2 3 सही है, कथन ए गलत है। बी में दिया हुआ है 1 2 3 तीनों सही हैं। सी में ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 सही है तथा 3 गलत है, और डी में ऑप्शन है 1 3 सही है तथा 2 गलत है। तो यदि हम बात करें आग्नेय शैल के बारे में, तो आग्नेय शैल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? क्योंकि हमने शैलों के बारे में भी चर्चा किया है इससे पहले। शैल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, शैल यानी क्या? यानी शैल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आग्नेय शैल, फिर अवसादी शैल, और तीसरी है कायांतरित शैल, या आप इसे लिख सकते हैं रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित शैल। रूपांतरित कायांतरित का मतलब यह वह शैल जो जिसके रूप में परिवर्तन हो गया हो या जिसके रूप में काया में परिवर्तन हो, उसे रूपांतरित या कायांतरित शैल कहते हैं। देखिए, आग्नेय शैल के बारे में आपको ध्यान रखना है। आग्नेय शैल का निर्माण होता है जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया है, तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के माध्यम से जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं उससे मैग्मा बाहर की ओर निकलता है। मान लीजिए भूपर्वती है, तो आंतरिक परतों से जो गर्म मैग्मा है, गर्म द्रवित मैग्मा है, यह ऊपर की ओर से ऐसे कुछ इस तरीके से निकलता है। और यह जो लावा है, यह लावा जब ठंडा हो जाता है यहाँ, तो इससे जिस प्रकार की शैल का निर्माण होता है इसे आग्नेय शैल कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि यह जो मैग्मा भीतर से गर्म गलित मैग्मा जो निकलता है ऊपर की ओर आता है, तो पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दरार भी पड़ी होती है अंदर दरार के कारण ये जो मैग्मा है इन परतों में भी अंदर जाकर ठंडा हो जाता है, और कुछ ये मैग्मा ऊपर ऐसे लावा के रूप में आकर बाहर ठंडा होता है। तो जो परत बाहर आकर ठंडा होती है उसे कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय शैल।
और जो बर्फ ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में ही जाकर दरारों में भरकर ठंडी हो जाती है, तो इससे जिस प्रकार के शैल का निर्माण होता है उसे अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। यानी आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। तो जो बेसाल्ट वाला एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए बेसाल्ट के बारे में या आपसे पूछा जाए ग्रेनाइट के बारे में, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों एग्जाम्पल हैं आग्नेय शैल के, आपको ध्यान रखना है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों आग्नेय शैल के एग्जाम्पल हैं। अवसादी शैल के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो अवसादी शैल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। जो आग्नेय शैल है यहाँ पर चट्टान के रूप में निर्मित हो गई, शैल के रूप में निर्मित हो गई। अब पवन जल किसी के भी माध्यम से यदि इनका अपर्दन होता है तो अपर्दन से इन शैलों के टूटने से, इनके फटने से एक स्थान से दूसरे स्थान इनके आपस में टकराहट की वजह से जल वहां से प्रवाहित हुआ, यहां से पवन प्रवाहित हुई, तो ये छोटे छोटे जो अवसाद है यहां से बहकर कहीं दूसरी जगह चले गए। ठीक है, यहां से स्थानांतरित होकर कहीं दूसरी जगह पर चले गए, और जहां पर एक परत जाकर ऐसी इकट्ठी हुई, फिर दोबारा जब हवा का झोंका चला या बहुत तेज बारिश हुई अगले सीजन में, तो फिर दूसरी परत आकर इकट्ठी हो गई, फिर तीसरी परत आकर इकट्ठी हो गई, और बीच में यहाँ पर कुछ पत्ते भी, कुछ जीवाश्म भी देखने को मिल गए। तो इन जीवाश्मों का यदि हम बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं जीवाश्म, किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, तो ये जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी शैलों में। यानी विभिन्न प्रकार के स्थानांतरण की कारकों के माध्यम से, चाहे वह जल हो चाहे वह पवन हो, यदि इस प्रकार से चट्टानों के टूटने और इनके अलग अलग क्षेत्र में व्यवस्थित होने से, ध्यान रखें, इन टुकड़ों का एक परत यहां पे जम गई, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, और फिर ये अदृढ़ हो, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो अदृढ़ हिस्से थे यहां पर आकर व्यवस्थित हो गए, और एक किसका निर्माण हो गया, शैल का निर्माण हो गया, पूरी एक यहाँ चट्टान का निर्माण हो गया, और इस प्रकार की चट्टान को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक, अब अवसादी चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और अवसादी चट्टानों के बारे में ध्यान रखिएगा, जो लाल बलुआ पत्थर है वह अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं बलुआ पत्थर भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, बलुआ पत्थर यानी क्या, यानी सिलिका से मिलकर बने हुए पत्थर, जिसमें बहुत अधिक कंटेंट किसका हो, सिलिका, रेत से निर्मित हुए पत्थर को क्या कहते हैं, बलुआ पत्थर। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अवसादी शैल का। कायांतरित शैल के बारे में ध्यान रखिएगा, आग्नेय शैल को यदि बहुत अधिक टेम्परेचर दिया जाए, बहुत अधिक दबाव दिया जाए, अवसादी शैल को यदि बहुत अधिक टेम्परेचर दिया जाए, बहुत अधिक दबाव दिया जाए, तो ये दोनों परिवर्तित हो जाती हैं कायांतरित, रूपांतरित या शैलों में। तो आग्नेय शैल को भी बहुत अधिक दबाव और तापमान के आधार पर किसमें परिवर्तित किया जा सकता है, कायांतरित शैल में, और अवसादी शैल को भी यदि बहुत अधिक तापमान दिया जाए और दबाव दिया जाए तो यह भी परिवर्तित हो जाएगी किसमें, कायांतरित शैल में। ठीक, यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है ये कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं। ये हो गया गलत, क्यों, क्योंकि अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में नहीं बल्कि कायांतरित शैल में बदल जाते हैं, है ना, हमने अभी यही पढ़ा। अब दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन है ये शैल पृथ्वी की परपट्टी और पृथ्वी की परपट्टी के अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहते हैं। ये किसके बारे में है, आग्नेय शैल के बारे में, और यह कथन बिल्कुल सही है। इन्हें हम बहिर्भेदी और अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तीसरा है ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण, ये भी हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है। यानी कथन 2 और 3 सही है और 1 गलत है। हमारे यदि ऑप्शन के मुताबिक देखें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, 2 और 3 सही है, कथन 1 गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षत्रक शैल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है। ध्यान रखिएगा, अपर्दन की क्रिया इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो अपर्दन की क्रिया है उसके माध्यम से चट्टानों का टूटना, फूटना एवं स्थानांतरण इसमें शामिल हो जाता है। अनाच्छादन के भीतर अक्षय और अपर्दन आते हैं, और अनाच्छादन, यदि हम अनाच्छादन की बात करते हैं तो अक्षय का मतलब क्या, चट्टान का एक ही स्थान पर टूटना, लेकिन जब चट्टान के टूटने के साथ उसका स्थानांतरण भी हो एक स्थान से दूसरे स्थान तो इसे हम अपर्दन कहते हैं। अब बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न को हल करना। प्रश्न में क्या है, क्षत्रक शैल का निर्माण निम्नलिखित में से
किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? अपर्दन क्रिया मतलब कौन सी वह चीज है जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों के स्थानांतरण की वजह से या किसी भी चीज के स्थानांतरण की वजह से अपर्दन की प्रोसेस होती है और फिर उससे छत्रक शैल बनता है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है नदियां, समुद्री तरंगे, हिमनद और पवन। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यहाँ यह जानना जरूरी है कि आखिर छत्रक शैल क्या है। छत्रक शैल के बारे में ध्यान रखिएगा कि छत्रक शैलों का निर्माण होता है रेगिस्तान वाले इलाकों में। तो रेगिस्तान वाले इलाकों में मान लीजिए बहुत अधिक यहाँ पर एक ऊंची चट्टान है, कुछ इस तरीके से, ठीक। बहुत इस चट्टान में बहुत तेज हवा चलने की वजह से रेगिस्तान में क्या आपको देखने को मिलेगी? सबसे तेज पवन की गति। बहुत तेज पवन की गति की चलने की वजह से ये पवन यहाँ पर कुछ इस तरीके से बार बार इस चट्टान को धक्का देकर आगे बढ़ रही है। इस क्रम में क्या होता है कि जो चट्टान का यह हिस्सा है ये बार बार अपर्दित होता रहता है, ठीक है। तो बहुत तेजी से कई सालों तक यह प्रोसेस अगर चलती रहेगी पवन के द्वारा तो यह हिस्सा परिवर्तित होकर कुछ इस तरीके से बन जाता है, कुछ इस तरीके से, जिसमें इसका जो आधार है इस चट्टान का वह क्या होगा? संकीर्ण हो जाएगा और जो इसका शीर्ष है यह क्या होगा? विस्तृत होगा। और इस प्रकार की निर्मित जो आकृति है इसे ही कहते हैं छत्रक शैल। तो ध्यान रखिएगा यह कहां पर होता है? यह रेगिस्तान वाले इलाकों में होता है और एक समय के बाद जब यह बहुत पतला हो जाएगा, यह बहुत पतला होगा लगातार पवन की गति की वजह से यह बहुत अधिक पतला हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? यह पूरा हिस्सा यहाँ पर जब खत्म होगा तो यह पूरा हिस्सा आकर नीचे यहाँ गिर जाता है और जब यह पूरा हिस्सा आकर इसके ऊपर वापस ऐसे गिरा तो यहाँ पर क्या होगा? एक पूरे टीले का निर्माण हो गया, बालू वाले टीले का निर्माण हो गया, ठीक। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये किसकी वजह से हो रहा है? कौन अपर्दित कर रहा है? ये अपर्दित कर रही है पवन। तो इस प्रकार से छत्रक शैल के निर्माण में कौन अपर्दित करके छत्रक शैल का निर्माण कर रहा है? पवन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि अपर्दन की क्रिया पवन के माध्यम से हो रही है और इस वजह से छत्रक शैल का निर्माण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी 4। देखते हैं कौन सा कथन सही है। कथन है, लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना है। लाल किला कायांतरित शैल से बना है जबकि ताजमहल अवसादी शैल से बना है। लाल किला और ताजमहल दोनों कायांतरित शैल से बने हैं। और डी ऑप्शन है, लाल किला और ताजमहल दोनों अवसादी शैल से बने हैं। ये प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया। अभी हमने शैलों के बारे में विस्तार से चर्चा की। देखिए, जब हमने आग्नेय शैल के बारे में चर्चा किया तो हमने देखा ग्रेनाइट और बेसाल्ट को। जब हमने अवसादी शैलों के बारे में चर्चा की तो हमने देखा उसमें बलुआ पत्थर को। और हम सभी जानते हैं कि जो लाल किला का निर्माण हुआ है वह लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। आप उसे बलुआ पत्थर भी कह सकते हैं, ठीक। उसमें कंटेंट किसका ज्यादा होता है? रेत यानी सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है। एक प्रकार का अवसादी शैल है, ध्यान रखना है, ठीक। जबकि जो ताजमहल का निर्माण हुआ है वह हुआ है संगमरमर से। चूना पत्थर जो कोई एक अवसादी शैल है, ध्यान रखें, उसका शुरुआती जो शैल है वह क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर जो कि एक अवसादी शैल है, जब उसको बहुत अधिक ताप दिया जाता है, बहुत अधिक दाब दिया जाता है तो वह अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है और बन जाता है संगमरमर। ध्यान रखें, चूना पत्थर को बहुत अधिक ताप और दाब देने से वह किस में परिवर्तित होता है? संगमरमर में। यानी संगमरमर एक प्रकार की क्या है? कायांतरित शैल है। काया में इसकी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो चूना पत्थर जो कि एक प्रकार का अवसादी शैल है, इसमें बहुत अधिक ताप और दाब देने से ये संगमरमर में परिवर्तित हो गया और संगमरमर एक प्रकार का कायांतरित शैल है। यानी ताजमहल का निर्माण कायांतरित शैल से हुआ है। वहीं बलुआ पत्थर की यदि बात की जाए तो वह अवसादी शैल का एग्जाम्पल है और जो ताजमहल जो हमारा लाल किला है वह बलुआ पत्थर से निर्मित है। यानी वह एक प्रकार की किससे? अवसादी शैल से निर्मित है। अब आइए देखते हैं, हमारा पहला कथन कह रहा है लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना है। यही कथन किसके बारे में सही हो गया? लाल किला और ताजमहल के बारे में सही हो गया। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा लाल किला है वह लाल बलुआ पत्थर से कायांतरित
अवसादी शैल से बना है, जबकि जो ताजमहल है वह किससे, संगमरमर से यानी कायांतरित या रूपांतरित शैल से निर्मित है। वहीं ये 3 कथन है, शेष 3 कथन गलत हो जाएंगे क्योंकि आपको केवल एक कथन ही सही यहां बताना है। लाल किला कायांतरित शैल नहीं, क्यों? क्योंकि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और जो लाल बलुआ पत्थर है वह कायांतरित शैल नहीं है। ठीक है। ताजमहल अवसादी शैल से बना है, गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना निर्मित है और वह है संगमरमर। ठीक। लाल किला और ताजमहल दोनों कायांतरित शैल से बने हैं, यह भी गलत हो जाएगा। लाल किला और ताजमहल दोनों अवसादी शैल से बने हैं, यह भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, जो हमारा ताजमहल है वह कायांतरित शैल से बना है, जो लाल किला है वह अवसादी शैल से बना है। ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ खास प्रश्नों के साथ, कुछ अन्य जानकारी के साथ और भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अन्य प्रश्नों के साथ, उनके आंसर के साथ। ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।